गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसका पार्ट 1 हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पावर पावर का यहाँ मीनिंग आप रूलिंग पावर से लीजिएगा। रूलिंग अथॉरिटी यानी शासन करने के अधिकार से संबंधित है। और शासन करने का अधिकार जब जब सेंट्रलाइज हुआ है, व्यक्ति केंद्रित हुआ है, तो उसके वजह से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है। या जब भी पावर अनबैलेंस्ड हुआ है, किसी एक के पक्ष में गया हो, किसी कंट्री में कोई एक तरफ हमेशा वो बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो समस्याओं को उत्पन्न करता है, कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बनता है, वो तमाम तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसलिए आप यहाँ पावर शेयरिंग को समझेंगे और इसे बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एक कॉर्नर में आप फिगर देख रहे हैं, इसमें एक स्टार बनाया गया है और चारों ओर से कुछ लोग लगे हुए हैं इसको बैलेंस करने में। अगर आप इस स्टार को पावर समझें तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सेंट्रलाइज होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है, तो इसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। आप फ्रांस में पढ़ चुके हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ, उससे पहले क्या होता था, लुई 16 क्या कहता था, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, माई वर्ड इज़ लॉ। इस तरह की बातें होने लगती है। तो इसलिए जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वे में कंट्री को रन करने की बात करते हैं, तो पावर शेयरिंग मस्ट है। ये उसका एक बेसिक नीड है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत से लोग इस पावर को शेयर कर रहे हैं, कुछ कुछ उसमें से बांट रहे हैं। और मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत भी था, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे आप लोगों ने पढ़ा है, वो इसी पे बेस्ड है। शक्ति को विकेंद्रित कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि पावर व्यक्ति केंद्रित नहीं होगा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक संस्था में सेंट्रलाइज नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बेल्जियम और श्रीलंका का ही एग्जाम्पल पढ़ें, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन आपके बुक में ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप इसे समझ सकते हो। एक में किस तरह से एकोमोडेट किया गया है डाइवर्सिटी को, ये दिखाया गया है। तो दूसरे में ये दिखाया गया है कि अगर जहाँ पे सही ढंग से पावर शेयर नहीं किया गया हो, तो उसका परिणाम क्या होता है, व्हेन उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं उस चीज़ को। आइए फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, बेल्जियम। साइज एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। साइज़ के आधार पे अगर हम देखें, वहाँ के सामाजिक बुनावट को, वहाँ की जातीयताओं को, तो ये स्मॉलर देन हरियाणा। ये क्या है? बेल्जियम छोटा है, आपके हरियाणा राज्य से भी छोटा है, लेकिन वहाँ भी पावर शेयर करने की ज़रूरत पड़ी। और इसका अगर आप बाउंड्री की बात करें, उसके नेबर कंट्री की बात करें, बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यूरोप का ये देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से घिरा हुआ है। अगर इसके सामाजिक बुनावट की बात करें, उसमें रह रहे लोगों की बात करें, तो आप देख सकते हैं 3-4 कलर में यहाँ पे बेल्जियम को हाईलाइट किया गया है। ऊपर ब्लू, रेड, ग्रीन और स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हो 59% स्पीक डच एंड लिव इन द फ्लेमिश रीजन्स। फ्लेमिश रीजन्स में रहने वाले जो लोग हैं वो 59% है। या पूरे कंट्री की बात करें आप, तो डच भाषा भाषी लोग 59% है। 40% फ्रेंच बोलते हैं, जो वेलोनियन या वेलोन रीजन में रहते हैं। और 1% जो ग्रीन वाला एरिया दिखाया गया है, उसमें रहते हैं, जो जर्मन स्पीकिंग हैं या जर्मन भाषा को बोलते हैं। 80% in the capital speak French, but they are majority in the country. 20% in the capital speak Dutch, but they are majority in the country. अब यहाँ थोड़ा समझना होगा आपको। दो दो जगह दो दो बातें बताई जा रही हैं कंपोजिशन को लेकर के। ब्रसेल्स पूरे कंट्री के आधार पर, अगर 2 पार्ट में बांटा जाए तो
एक तरफ डच और एक तरफ फ्रेंच भाषा भाषी लोग। तो वहीं अगर ब्रसेल्स जो राष्ट्रीय वहाँ का जो राजधानी क्षेत्र है वहाँ की बात करें तो उस क्षेत्र में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा भाषी हैं। तो अगर आप देखें ब्रसेल्स में तो वहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी के जो लोग हैं, फ्रेंच भाषा भाषी जो लोग हैं वो मेजोरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन हो जाते हैं? 20% डच भाषा भाषी लोग। जबकि वहीं अगर आप पूरे कंट्री में देखने की कोशिश करें, पूरे बेल्जियम में देखने की कोशिश करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं 59% डच भाषा भाषी लोग हैं और 40%, यानी पूरे देश के लिहाज से डच लोग मेजोरिटी में हैं। और अगर ब्रसेल्स राजधानी की बात करें तो वहाँ फ्रेंच लोग मेजोरिटी में है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है पावर शेयरिंग को लेकर के। पावर को कैसे शेयर किया जाए, ये एक वहाँ के लिए समस्या बनी हुई, ये जिसके वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, कुछ महत्वपूर्ण कॉजेज थे। दी माइनॉरिटी फ्रेंच वेयर रिच एंड पावरफुल। आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा 9th सिविक्स वाले पोर्शन में, दक्षिण अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में आप लोगों ने देखा 20% लोग जो वाइट थे, 80% ब्लैक लोगों पे या जो कलर लोग थे उन पे उनका डोमिनेशन था। यहाँ भी आप देख सकते हो कि माइनॉरिटी में है फ्रेंच लोग, लेकिन उनका डोमिनेशन था यहाँ पे डच बोलने वाले लोगों पे, और इनकी स्थिति भी दयनीय थी। The majority Dutch got the benefit of economic development much later। ये पहले से ही पावर संपन्न थे फ्रेंच लोग, जबकि डच लोग बहुत देर से उन तक बेनिफिट पहुंचा, काफ़ी लेट पहुंचा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता था कि पावर शेयरिंग अगर बैलेंस्ड होता तो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं होती, और पावर शेयरिंग को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ ये है, या एक समझदारी की बात यह है कि बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने सूझबूझ से अपने प्रॉब्लम को एक छोटे से कंट्री में काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश की और सॉल्व किया भी। बिटवीन 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम, रिमेंबर इट, 4 टाइम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें संशोधन किया, उसमें सुधार किया, टू एकोमोडेट सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। अपने देश में, अपने कंट्री में सामाजिक और सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटीज थी उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसे समायोजित करने के लिए, उसे संयोजित करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया। दिस वाज डन बाय शेयरिंग पावर एज फॉलोज। ये कैसे हुआ, कैसे संभव हो पाया? पावर शेयरिंग के थ्रू, और यही उनकी समझदारी थी। इन पॉइंट्स को थोड़ा और ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। देयर शैल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल में जो भी मिनिस्टर का काउंसिल बनता उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। अब आप कहोगे कि संख्या किसी की कहीं और थी, कहीं और थी, फिर कैसे इन्होंने इसे मैनेज किया किया और इसके पीछे और एक और प्रश्न उठेगा कि भाई जर्मन लोगों का क्या हुआ? अगर डच और फ्रेंच लोग आपस में अधिकारों के लिए लड़ रहे हो तो 1% जो जर्मन लोग हैं उनका क्या होता? उसके लिए भी उन्होंने रास्ता निकाला और बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर ढंग से, जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एग्जाम्पल बन कर के सामने आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने सेंट्रल काउंसिल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। द मेजोरिटी डच एक्सेप्टेड दिस अरेंजमेंट बिकॉज दे वेयर माइनॉरिटी इन द नेशन। ओके, ये जो मेजोरिटी डच थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए, और इसके पीछे एक कॉज था। क्या? अगर आप देखें तो यहाँ पूरे कंट्री में डच लोग मेजोरिटी में थे और ब्रसेल्स में कौन थे? फ्रेंच थे।
तो फ्रेंच लोगों ने ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे स्टेट में जो पूरे कंट्री में जो कंडीशन थी उसमें इन लोगों ने समझौता की और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए और इन चीज़ों को एकोमोडेट करने में इन्होंने दिलचस्पी दिखाई। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा आप यहाँ और आगे देखेंगे, इन्होंने कुछ और भी चीज़ें की। सिर्फ उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक सामाजिक स्तर पे भी कुछ चेंजेज लाने की कोशिश की। उसमें भी उन्होंने कुछ बदलाव किया और तमाम तरह के गवर्नमेंट को बना करके पावर को शेयर किया। मेनी पावर्स of the central government have been transferred to state government and the state government are not subordinate to the central government. There is third form of government called community government जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। इस सरकार के माध्यम से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम सामने रखा कि यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग जो अलग अलग जगहों पे रहते थे उनके अधिकारों को कौन प्रोटेस्ट करता, उनके राइट्स के बारे में कौन सोचता, कैसे होता, और जो जर्मन लोग थे उनका क्या होता, उनका कल्चर उनका लैंग्वेज कैसे बचा रहता और उसे कैसे वो आगे बढ़ाते। इसी के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। इट इज़ elected by people belonging to one language community, the Dutch, the French and German speaking, no matter where they live। कौन कहाँ रह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ भी हैं अपने लिए एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को बना सकते थे, जिसके थ्रू या वो अपने लिए एक जहाँ भी हो उनके लिए एक सरकार होती थी जिसमें उनके किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता था, लैंग्वेज कल्चर एंड एजुकेशन। द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। किस तरह के इश्यूज को देखते थे, सांस्कृतिक शैक्षणिक और भाषागत आधार पे, यानी इस आधार पे भी तमाम तरह की जो कम्युनिटी थी, जो चाहे वो कहीं भी रह रही हो, चाहे उस क्षेत्र में हो चाहे इस क्षेत्र में हो, उनको उनके अधिकारों को और उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ब्रसेल्स में फ्रेंच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और पूरे कंट्री में डच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस तरह से इन चीज़ों को इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को फ्रेंच लोगों ने एक्सेप्ट किया दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, या इनके लिए बराबर की हिस्सेदारी हुई। द मेजोरिटी French in Brussels accepted equal representation in Brussels because the majority Dutch accepted equal representation in सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रसेल्स में दोनों जगह पे दोनों कम्युनिटी के लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करा, उन चीज़ों को और इस तरह से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यानी ब्रसेल्स में किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, फ्रेंच लोगों ने। डच लोगों ने पूरे कंट्री में कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन को बेस बना करके उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। तो सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स द मॉडल हैज़ वर्कड वेल सो फार, इट हैज़ एवॉइडेड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। दो कम्युनिटीज़ के बीच जो क्लेश बना हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट का कॉज बना हुआ था, उसे उन्होंने रिजॉल्व किया, उसे उन्होंने सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और इस तरह से बेल्जियम एक बेहतर मार्ग पे आगे बढ़ा। द यूरोपियन यूनियन चूज टू हैव इट्स पार्लियामेंट एट ब्रसेल्स एज पावर शेयरिंग वाज प्रैक्टिस सक्सेसफुली।
मैंने अब थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इंस्पायर्ड किया इसने। यही वो कारण था कि ब्रसेल्स को, क्योंकि उसने देखा ब्रसेल्स एक ऐसा कंट्री जहाँ अपने डाइवर्सिटी को उसने काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में एकोमोडेट किया है, तो इससे बेहतर जगह यूरोपियन ये जो यूनियन है उसके लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने वहाँ पे अपना मुख्य कार्यालय बनाया, वहाँ पे ऑफिस बनाया और यूरोपियन यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से उसको हैंडल किया जाने लगा। तो ये एक ब्रसेल्स के लिए और बेल्जियम के लिए एक गौरव की बात थी। और यही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड, चाहे हमारी कंट्री ही क्यों ना, हमारे यहाँ तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, इसे एकोमोडेट करने के लिए हमारे यहाँ भी बहुत तरह के तरीक़ पे हम लोग आएंगे। जब इस तरह के चैप्टर्स आएंगे हमारे सामने, हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें इससे रिलेटेड बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद श्रीलंका, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसे जानने की कोशिश करेंगे पार्ट सेकंड में।